हेलो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपने इसकी थर्ड वॉल्यूम पढ़ ली होगी। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं इसकी फोर्थ वॉल्यूम पर। क्राई द पीकॉक पार्ट 2 चैप्टर 5। माया सोते हुए बुदबुदाती है। बट टू पेरिश हु, टेल मी हु। लेकिन मरना होगा किसे, मुझे बताओ कि किसे मरना होगा। गौतम की नींद खुल जाती है और वह माया से कहता है, यह क्या है माया, क्या तुम सपना ले रही हो? क्या हम अंदर चलें और तुम वहाँ जाकर फ़ैन के नीचे सोने की कोशिश करना? माया कहती है, नॉट इंडोर्स, अंदर नहीं, वो फ़ैन बहुत भयानक है। गौतमा ने कहा, तुम अब भी सपना ले रही हो, लेट जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक गिलास पानी लेकर आता हूँ। माया ने कहा कि ये तो गर्म पानी होगा। गौतम ने कहा, नहीं, ठंडा पानी लाऊंगा। माया गौतम से प्रार्थना करती है कि वह उसकी जगह रहने में मदद करे, क्योंकि उसे उस रात में सोने में डर लग रहा है। उसे अक्सर सपनों में चूहे, छिपकलियाँ, इगुआना और बंदर दिखाई देते थे। माया अपने पिता का लेटर एक्सपेक्ट कर रही थी, जिसमें वह गर्मी की छुट्टियों के प्लान के बारे में बताएंगे। गौतम माया से पूछता है कि क्या उसे अपने पिता का पत्र प्राप्त हुआ है, लेकिन वह बताती है कि उसे अपने भाई अर्जुन का पत्र प्राप्त हुआ है, जिस पर न्यूयॉर्क की अमेरिकन स्टैंप लगी हुई है। माया याद करती है कि उसका भाई अर्जुन जंग लगी हुई साइकिल रखता था और वह अक्सर अंधेरी गलियों में गायब हो जाता था। उसका आना और जाना बहुत ही अधिक तीव्र होता था। वह बहुत चुपके से आता जाता था और बड़े ही रहस्यमयी तरीके से उसका आगमन और प्रस्थान होता था। राय साहब ने उसे कह दिया था कि मैं सोचता था कि मैंने तुम्हें सप्रू की कार को ख़रीदने के लिए पर्याप्त पैसे दे दिए हैं, जो कि सप्रू तुम्हें बेचने वाला था। लेकिन अर्जुन ने कहा कि मेरी साइकिल कार से कहीं अधिक सस्ती है, पुरानी है, और इसके साथ ही साथ कोई व्यक्ति साइकिल पर उन जगहों पर भी जा सकता है जहाँ पर एक बड़ी कार में जाना संभव नहीं होता। जब अर्जुन स्कूल में था तो वह अक्सर रातों को बाहर रहता था। उसने कभी भी सच सच नहीं बताया कि वह कहाँ रहता था। उसने एक कसाई के बेटे फरीद मोहम्मद और एक धोबी के बेटे हरी से दोस्ती कर ली थी। उसके पिता को इन लोगों के साथ उसकी दोस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि उसके पिता इन लोगों को बहुत ही छोटा समझते थे। वह एक जंगली पक्षी था, एक ऐसा युवा बाज जिसे पालतू नहीं बनाया जा सकता और जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ता रहता था। वह एक अच्छा भाई था। बचपन में जब भी वे लोग पतंग उड़ाते थे तो अर्जुन की पतंग सबसे ऊंची उड़ती थी और वह अक्सर अपने दोस्त हरी को माया की पतंग उड़ाने में मदद करने के लिए कहता था। उसकी बूढ़ी आया गठिया के दर्द से पीड़ित रहती थी और वह अक्सर उन्हें लेने के लिए छत पर आती थी और माया को नहलाने के लिए ले जाती थी, जबकि अर्जुन नीचे नहीं आता था। वो ऊपर ही अपने दोस्त हरी के साथ बैठा रहता और वहाँ छत पर ही सिगरेट पीता रहता था। और वे लोग उन फुटबॉल मैचों के बारे में बात करते रहते थे जो उन्होंने एक साथ देखे थे। अर्जुन का रूम कभी भी मैनेज नहीं होता था, वहाँ सभी चीज़ें इधर उधर फैली रहती थी। उसकी किताबें कभी भी अरेंज नहीं होती थी, जबकि माया अपने रूम को बहुत ही अरेंज रखती थी। उसकी सारी किताबें, जिनमें टैगोर, कीट्स, शैली, पंचतंत्र और अरेबियन नाइट्स प्रमुख थी, ये सभी वह बहुत ही अच्छे तरीके से रखती थी। अर्जुन को अक्सर बैनर उठाए जुलूसों में देखा जाता था, जिनमें वह चिल्लाता रहता था कि क्विट इंडिया, भारत छोड़ो। उसका नाम अखबार में भी छपा था। अर्जुन के माथे पर लगी चेपी देखकर राय साहब वहाँ से चले गए और अर्जुन भी हमेशा के लिए वहाँ से चला गया। उसके बाद अर्जुन को दोबारा कभी नहीं देखा गया, न ही घर में उसकी कभी बात हुई और उसे लगभग भुला दिया गया। आज के दिन अर्जुन ने लेटर में लिखा था, डियर माया, मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी हो गई है। हालांकि इस पर यकीन नहीं होता, लेकिन यह तो होना ही था, क्योंकि तुम्हारे लिए तो यह अवश्यम भावी था। और यह बात सोचकर मैं परेशान हो जाता हूँ कि तुम अब भी पहले की तरह रहती हो जब तुम 10 साल की छोटी बच्ची थी, अपने पिता की दुनिया में, जहाँ क्लब में ड्रिंक्स चलती थी, लॉन में पार्टियाँ होती थी, बैडमिंटन खेला जाता था, जहाँ बहुत सारे फूल थे और कविताएं सुनाई जाती थी। यहाँ मैं डिब्बे बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता हूँ।
हालांकि मुझे बहुत अधिक तनख्वाह नहीं मिलती है और कभी कभी तो अपना गुजारा चलाने में भी दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी मुझे ये अच्छा लगता है। क्या तुम बदल गई हो? यदि पिताजी पुराने ख्यालों वाले अंधविश्वासी और रूढ़िवादी ब्राह्मण नहीं होते तो उस जन्म पत्री पर इतना बड़ा बतंगड़ नहीं बनता। मुझे याद है उस जन्म पत्रिका जो तुम्हारे लिए बनाई गई थी, उस दिन कितना तमाशा हुआ था, क्या तुम्हें याद है? माया गौतम को बताती है कि उसे अपने पुराने खोए हुए भाई अर्जुन का पत्र प्राप्त हुआ है, जो 22 साल की उम्र में घर से भाग गया था। वह हमेशा ही एक विद्रोही था, माया की तरह इतना शांत नहीं था और उसके पिता ने किस तरह उसे अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया था। जब भी गौतम और माया का झगड़ा होता था तो वह अपने झगड़े को इन्हीं शब्दों पर ख़त्म करती थी कि तुम नहीं समझते। गौतम कहता कि तुम्हारा अपने पिता के प्रति लगाव इतना स्पष्ट है और यही कारण है कि तुमने मुझसे शादी की, एक ऐसे आदमी से जो तुमसे उम्र में इतना बड़ा था। गौतम माया से उसकी जन्मपत्री के इंसिडेंट के बारे में भी जानना चाहता है, लेकिन माया उसे कहती है कि उसे कुछ याद नहीं है। दोस्तों, मेरी आपसे सलाह है कि जो PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, आप उसका प्रिंट आउट ले लें और उसे हाथ में रखकर आप मेरे वीडियो को सुनें, क्योंकि हर बात लिखना पॉसिबल नहीं होता है और बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको मैं अलग से भी बताती हूँ। आइए अब चलते हैं चैप्टर 6 पर। माया और गौतम की मदर और उसकी बहन नीला को लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर जाते हैं। माया स्टेशन पर पिंजरे में बंद बंदरों को देखकर रोने लगती है। गौतम की मदर माया से कहती है कि बीमार रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि बिस्तर पर पड़े रहो। नीला माया से कहती है कि वह गौतम की मदर को सुने, क्योंकि गौतम की मदर खुद कभी भी 12 बजे से पहले सोने नहीं जाती और हमेशा ही 5 बजे वह उठ चुकी होती है। वह ऐसा कैसे करती है मुझे नहीं पता। इस पर गौतम की मदर कहती है कि नीला आर्टिस्ट आवर्स रखती है, यानी वह दिन के समय सोती है और पूरी रात वह जगकर काम करती है। वे माया को शॉपिंग लेकर जाते हैं। वह नीला की 3 बेटियों अन्नू, टुकटुक और कुमकुम के लिए तथा कलकत्ता में रहने वाले कजन्स के लिए गिफ्ट्स खरीदते हैं। नीला अपने पति से डिवोर्स लेना चाहती है और इसी सिलसिले में वह गौतम से मिलने आती है और उससे बात करती है, लेकिन गौतम इस बात को नकार देता है। वह कहता है कि उसके पास इतने छोटे केसेस के लिए समय नहीं है। इस पर नीला ने कहा कि 10 साल उस खरगोश के साथ रहने के बाद मैंने हर चीज़ स्वयं करना सीख लिया है। जब गौतम दोबारा माया से जन्मपत्री वाले इंसिडेंट के बारे में पूछता है तो माया कहती है कि गौतम मुझसे मत पूछो, और वह रोने लगती है। दोस्तों, यहाँ कंप्लेंट को आप कंप्लेंट कर लेना, ED लगा लेना, टी को हटा के। माया गौतम से कंप्लेंट करती थी कि वह उसके साथ ज़्यादा समय नहीं बिताता। इस पर उसने कहा कि वह उन दिनों बहुत ज़्यादा बिजी रहता था। उसका एक केस ख़त्म नहीं हुआ कि उससे पहले ही दूसरा केस उसका इंतज़ार कर रहा होता था। माया को एल्बिनो के शब्द याद आते हैं कि इसे बदला नहीं जा सकता और तुम्हें इसे स्वीकार करना ही होगा। वह सोचती है कि अभी तो वह मुश्किल से ही कुछ जी पाई है, उसे पर्याप्त जीना होगा। उसे गाना गाना सीखना है, उसे पर्शियन पढ़ना सीखना है और उसने तो अभी तक समुद्र भी नहीं देखे हैं। अ वार्निंग। इसके बाद माया पाठकों के लिए एक वार्निंग लिखती है, जिसमें वह लिखती है, डू नॉट टेक टू सीरियसली व्हाट आई राइट नाउ। जो कुछ भी अब मैं लिखने वाली हूँ उसे बहुत अधिक सीरियसली मत लेना। For I cannot quite recall whether these conversations, these episodes that I relate ever actually took place or merely occurred to me when I sat there insane with dread. क्योंकि जो बातें और जो घटनाएं जिनका मैं अभी लिखने वाली हूँ मुझे अच्छी तरीके से याद नहीं है कि वो सचमुच कभी हुई थी या फिर जब मैं डर से पागल होकर बैठी थी उस समय ये मेरे दिमाग में आई थी। मैं बीमार थी, बीमार। और माया पागलों की तरह बिहेव करने लगती है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही आप बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरे सभी नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। यदि इस वीडियो से संबंधित आपकी कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपको उसका जवाब अवश्य मिलेगा। दोस्तों, इसकी PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने यह सीरीज़ एक नोबल कोज़ के लिए स्टार्ट की है। आशा करती हूँ कि आप सभी इसमें मेरा सहयोग करेंगे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।